नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे विपक्ष की राजनीति की। जी हां, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। संसद के अंदर तो विपक्ष एकजुट दिख रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है उनका, राज्यसभा में जो उनके सांसद सस्पेंड हुए हैं उनको लेकर के। लेकिन संसद के बाहर क्या रणनीति रहेगी? ममता बनर्जी ने जिस तरह कह दिया कि कोई यूपीए नहीं है, उसको लेकर के एक बड़े सवाल खड़े हुए। तो क्या कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को साथ आना चाहिए? आएंगे भी तो कैसे आएंगे? इसी बीच शिवसेना के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी से मुलाकात की है और उन्हें कहा, कुछ बातें कही है। यही वजह कि आज संजय राउत साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एनडीटीवी के लिए वक्त निकाला। मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि विपक्ष की रणनीति क्या होनी चाहिए संसद के अंदर और संसद के बाहर आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, यानी 2024 के लिए? देखिए, अभी विपक्ष की एकता की बात अगर आप करें या रणनीति की बात करें तो अब तक पूरा विपक्ष बिखरा हुआ है, अपने अपने कुनबे में, अपने अपने राज्यों में, अपने अपने गुटों में। अब 2024 के लिए अगर हम सबको एक साथ लाने वाली कोई लीडरशिप आती है तो हम एक साथ बैठकर काम करेंगे। आज राज्यसभा नहीं चल रही, मैं राज्यसभा से आया हूँ। आज राज्यसभा में पूरा विपक्ष एक है क्योंकि 12 सांसदों का हमारा निलंबन किया है, सरकार मानने को तैयार नहीं है, हम बाहर बैठे हैं आज भी। लेकिन ये आज की बात है, ये सदन की बात है। लेकिन अगर देश की बात करें तो 2024 की तैयारी आज से अगर हम नहीं करेंगे तो वही पन्ना वापस रिपीट हो जाएगा जो 2014 में हुआ था, उसके बाद हुआ था। तो अब कुछ लोगों ने प्रयास शुरू किया है। मैं कल ही राहुल गांधी जी से मिलकर आया हूँ कि मैंने कहा, उनको रिक्वेस्ट की है कि आप इनिशिएटिव लीजिए एकता के लिए। लीडरशिप क्या है, किसी होगी बाद में देखेंगे, लेकिन यूपीए को मजबूत करना और यूपीए को मैदान में उतारना सबको साथ लेकर, ये देश की ज़रूरत है, लोकतंत्र की ज़रूरत है। ये मैंने कल राहुल जी से मिलकर खुद विस्तार से बात की है। तो राव साहब, आपका ये मानना है कि बिना कांग्रेस के कोई तीसरा मोर्चा, दूसरा मोर्चा या विपक्ष का मोर्चा नहीं बन सकता है? आपको हर हालत में कांग्रेस का साथ चाहिए, चाहे आप उन्हें पसंद करते हो या नहीं करते हो? देखिए, ये बात 100% सही है कि कांग्रेस को आप छोड़कर आप विपक्ष का नया गठबंधन या नया फ्रंट कैसे बना सकते हो? आज भी इस देश में कांग्रेस प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, बड़ी पार्टी है। पूरे देश में गांव-गांव में उनके कार्यकर्ता है। कांग्रेस जरूर कमज़ोर हुई है, कांग्रेस आज कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है। ऐसे बहुत से बड़े बड़े राज्यों में आज भी कांग्रेस का अस्तित्व ठीक ठाक है। अगर कांग्रेस अपने आप को रिपेयर कर सकती है तो कांग्रेस अच्छा रिजल्ट दे सकती है। और ये सभी विपक्ष का भी एक दायित्व बनता है कि कांग्रेस को थोड़ा सपोर्ट करें। कांग्रेस को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। अगर हमारे में एक ही कांग्रेस पार्टी है जो अगर अपने आप को संभल पाती है तो 100 से ज़्यादा सीटें जीत सकती है। अगर कोई भी पार्टी हमारे में से 100 से ज़्यादा सीट नहीं जीत पाती तो मुझे लगता नहीं कि लड़ाई का कोई फायदा है। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी आपके शहर मुंबई गई, उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की, आप लोगों से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई यूपीए नहीं है। इसका क्या मतलब निकाला जाए, यूपीए है या नहीं है? देखिए, ममता दीदी मुंबई में आई थी, ममता दीदी से हमारी भी मुलाकात होगी। मैं आदित्य ठाकरे जी के साथ उनको मिला, उनका स्वागत भी किया मुंबई में। हम उनके लिए, हमारे मन में बहुत ही आदर की भावना है। नेता है देश की, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, बाद में पवार साहब से भी मिलकर आई। तो पत्रकारों ने उनको पूछा यूपीए के बारे में, तो ममता जी उनका अंदाज है कि कहाँ है यूपीए। लेकिन यूपीए है या नहीं है ये सवाल नहीं है। जो भी यूपीए आज कागज़ पर आपको दिख रही है उसको मजबूत करना है। और बगैर कांग्रेस कोई भी फ्रंट प्रैक्टिकल नहीं है इस देश में। यूपीए के साथ या कांग्रेस के साथ हमारे मतभेद हो सकते हैं। महाराष्ट्र में हमारे मतभेद थे और है, लेकिन हम सरकार चला रहे हैं।
हमने बीजेपी को दूर रखा है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, ये 3 भिन्न विचार दल वाली पार्टी हम एक साथ आकर सरकार बना रहे। 2 साल हो गए, सरकार चल रही है। ऐसे में यूपीए क्या है, महाराष्ट्र में जो प्रयोग चल रहा है, मैं उसके लिए ये कहता हूँ, ये मिनी यूपीए है। अगर महाराष्ट्र में चल सकता है तो देश में क्यों नहीं चल सकता? महाराष्ट्र ने एक रास्ता खुला, एक दिशा दिखाई है लोगों को, तो उसका विचार होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि जो विपक्ष होगा उसको ममता बनर्जी लीड करें, लेकिन आप राहुल गांधी से मिलते हैं, आप कहते हैं राहुल गांधी को कि आप इनिशिएटिव लीजिए, तो कितने लोग लीड करेंगे? शरद पवार साहब भी है, तो ममता बनर्जी हो गई, शरद पवार हो गए, राहुल गांधी हो गए, तो कितने लीडर होंगे एक विपक्ष के? देखिए, इनिशिएटिव लेना और लीड करना ये दो डिफरेंट बातें हैं। मैंने राहुल जी से कहा है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस एक आज भी ब्रांड है इस देश में, ऐतिहासिक पार्टी है। आपको यूपीए में ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज, मित्र परिवार सब पॉलिटिकल लाने के लिए आपको न्योता देना पड़ेगा सबको। कोई अपने आप नहीं आता है। घर में, हमारे घर में कोई शादी ब्याह होता है तो न्योता देना पड़ता है। तो राहुल जी को मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लीडरशिप का मुद्दा बाद में सामने आ जाएगा, तो शरद पवार जैसे बड़े नेता है वो सबसे मिलकर चर्चा करेंगे। शरद पवार की क्या भूमिका देखते हैं? सबसे वरिष्ठ नेता है, कद में काफी बड़े हैं और सारा विपक्ष एकजुट हो सकता है उनके पीछे। तो विपक्ष में आने वाले दिनों में उनकी क्या भूमिका होगी और क्या शिवसेना देखना चाहती है? देखिए, मैंने 2 दिन से पवार साहब से बहुत बार इस बारे में बातचीत की है। जो भूमिका हमने कही कि कांग्रेस के सिवाय कोई फ्रंट नहीं बन सकता, कांग्रेस को आप नहीं दूर कर सकते, रख सकते, शरद पवार साहब की भी यही भूमिका है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। तो क्या आपको लगता है कि तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस, यानी कि शरद पवार, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सबको इकट्ठा होना होगा, जबकि वैसी परिस्थिति में हर एक राज्य में कांग्रेस के पीछे पड़ी हुई है तृणमूल कांग्रेस, पूरा का पूरा स्टेट यूनिट जो है वो अपने में शामिल करा लेती है, तो ऐसे में कैसे होगा ये? देखिए, कांग्रेस को कमजोर करने से या कांग्रेस को तोड़ने से, स्टेट में हर छोटे छोटे स्टेट में कांग्रेस को कमजोर करने से हम 2024 में मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का पराभव, उनको पराजित नहीं कर सकते। हम सबको एक दूसरे को संभल कर ही चलना पड़ेगा। कांग्रेस को तोड़ने से क्या बीजेपी का ही फायदा होगा? गोवा एक छोटा राज्य है, त्रिपुरा एक छोटा राज्य है। ये छोटे छोटे राज्य में भी अब कांग्रेस को तोड़ना या कमज़ोर करना, मुझे लगता है ये बीजेपी को मजबूत करने की ही एक प्रक्रिया है। तो आपको क्या लगता है जो तृणमूल कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस के पीछे पड़ी हुई है, क्या उनको ये बंद करना चाहिए? क्या यह विपक्षी एकता के लिए खतरनाक है? उन्हें दूसरी पार्टियों का भी सम्मान करना चाहिए? मुझे लगता है कि पहले अगर हम 2024 की तैयारी सब मिलकर कर रहे हैं तो सबको पहले एक प्लेटफॉर्म पर आना ही चाहिए। हम तीसरा चौथा फ्रंट नहीं बना सकते, वो हमको प्रैक्टिकली हमको वो यश नहीं देगा, हम सक्सेस नहीं देगा। एक ही फ्रंट बनेगा, चाहे लीडर कोई भी हो। मैं नहीं कहूँगा ये लीडर होगा या ये लीडर होगा, ये लीडर होगा। हर स्टेट में अपनी अपनी बादशाही चल रही है रीजनल पार्टीज की, वो तो वैसी ही रहेगी। वो सब रखकर सबको एक साथ आना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आज के दिन में कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। यदि कांग्रेस उन 200 सवा 200 सीटों पे जहां उनका बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला है, यदि वो 80-90 से ज्यादा सीटें लेती हैं तो फिर उन पे कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा। आज सवाल कांग्रेस पे इसलिए उठाए जा रहे हैं कि उनके पास नंबर नहीं है। तो आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस को अच्छा परफॉर्म करना ही होगा? हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस 100 से ऊपर ज्यादा सीटें जीते, लेकिन 2 चुनाव में नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस का ऐसा प्रॉब्लम है भाई साहब कि कांग्रेस का दुश्मन जो है वो कांग्रेस में ही बैठे हैं सब लोग।
और कांग्रेस को बीजेपी नहीं हरा रही है, विपक्ष के लोग ही हरा रहे हैं कांग्रेस को। कांग्रेस विपक्ष की बहुत सी ऐसी पार्टी है जो नहीं चाहते कि कांग्रेस बढ़े, कांग्रेस को ताकत मिले। वो सब लोग कांग्रेस की जो बची खुची स्पेस है वो खाना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूं, अगर 2024 में देश में परिवर्तन हम करना चाहते हैं तो कांग्रेस को कमजोर करना ठीक नहीं है। तो आपने क्या राहुल गांधी को ये बात बताई कि कांग्रेस को कांग्रेस के लोग ही कमजोर कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग ही उन्हें हरवा रहे हैं? देखिए, बातचीत में बहुत सी बातें निकल आती है। राहुल जी एक सच्चे दिल वाले इंसान है, नेता है। मैं उनको बहुत बार मिल चुका हूं। जब बात करते हैं तो खुलकर बात करते हैं, और मुझे लगता है कि जो बात मुझे लगती है मैं उनसे बात कर लेता हूं। संजय राउत साहब, आपको क्या लगता है कि संसद में यह गतिरोध कैसे खत्म होगा? देखिए, सरकार नहीं चाहती कि ये गतिरोध खत्म हो। 12 सांसदों का जो निलंबन है वो गैर कानूनी है, झूठे आरोप लगाए गए हैं। जरूर हमने एजिटेशन किया है, हमारे लोगों ने आंदोलन किया है, वेल में गए हैं, आक्रामक भी हुए हैं, लेकिन किसानों के जो कानून है, काले कानून है, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ है, जिसके लिए जो 3 कानून प्रधानमंत्री जी ने पीछे लिए और माफी भी मांग ली। उसका मतलब ये है हमारे सांसदों का आंदोलन सही था, वो फैक्ट थी। तो सरकार ने भी, सरकार की तरफ से भी ये 12 सांसदों का निलंबन पीछे लेना चाहिए। और अपना दिल, सरकार का दिल होता है, ये बहुत बड़ा होता है, राजा का दिल बड़ा होना चाहिए। लेकिन सरकार राजनीति कर रही है तो हम क्या करेंगे? हम संघर्ष करेंगे, लड़ते रहेंगे। आज पूरा दिन हमारे पूरा विपक्ष दल, आज जो 12 सांसद बैठे हैं गांधी स्टैचू के यहाँ, वहाँ अकरम मल्लिकार्जुन खड़गे जी की लीडरशिप में बैठे हैं यहाँ। एक अंतिम सवाल है, प्रधानमंत्री ने अपने सरकारी ट्विटर हैंडल से एक राजनीतिक पार्टी को निशाना बनाया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है ये। सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल। जैसे पीएम केयर फंड का हो रहा था वैसे ही हो रहा है। काली टोपी, लाल टोपी, पीली टोपी, ये प्रधानमंत्री के पीएम ऑफिस का ऑफिशियल हैंडलिंग से अगर होता है तो आप क्या आदर्श रखोगे जनता के सामने? आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय राउत साहब, आपने एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए वक्त निकाला। तो सबसे बड़ी बात संजय राउत ने जो कही है वो कही है कि विपक्ष में एक दूसरे पार्टियों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। नमस्कार।